नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम यूपी टेट के लिए लगातार वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एक चैप्टर शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न जो कभी ना कभी पूछा गया है किसी ना किसी परीक्षा में, जो अन्य राज्यों की परीक्षा में पूछा गया है वो यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं। और आज से जो है हम जितने भी प्रश्न हैं बाल मनोविज्ञान के वो सभी आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, तो इसकी एक हमने सीरीज शुरू की है आज से, तो चैप्टर वाइज आप इनको समझेंगे जिससे आपका कोई भी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं और एग्जाम में जो है आप सभी प्रश्न कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए चारों कथनों को आप पढ़िए, उसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये तो होगा नहीं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी नहीं होगा। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो है अपने आप ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, तीसरा है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और चौथा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि जो बच्चे हैं वो देखकर जल्दी सीखते हैं, जो वो देखते हैं वही सीखते हैं। ठीक है, जो शिक्षक व्यवहार करेगा उसी को बच्चे सीखेंगे, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा है पढ़ना एवं लिखना सीखना और चौथा है बौद्धिक विकास। तो देखिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सभी तरह से उसका विकास करना, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। चारों कथनों को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और तीसरा है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और चौथा है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो देखिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा। प्रश्न आपको थोड़े से आसान लग रहे होंगे, लेकिन जो है ये सभी प्रश्न कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो है आसान प्रश्न भी मिलेंगे और मुश्किल प्रश्न भी मिलेंगे, सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो प्रश्न लगातार आते हैं, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें फिलहाल ऑप्शन बी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। तो देखिए ये कहा था स्किनर ने, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का अध्ययन, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन बी है आत्मा का अध्ययन, तीसरा है शरीर का अध्ययन और चौथा है व्यवहार का अध्ययन। तो देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार का अध्ययन, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए ये पूछा गया है बिहार टेट में 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है वर्ष 1900, ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि इस समय जो है थार्नडाइक और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने जो बहुत सारे खोज की थी, शिक्षा मनोविज्ञान पर बहुत सारा काम किया था, तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा। वर्ष 1900 को जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। वैदिक काल में, मुगल काल में, बौद्ध काल में, इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक काल में किया जाता था, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का
गैर औपचारिक शिक्षा का। तो देखिए परिवार एक है अनौपचारिक शिक्षा का, क्योंकि इसमें जो है कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है, कोई समय की पाबंदी नहीं होती है, इसलिए इसको अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र बोलते हैं, किसको, परिवार को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। मानव विकास जो है वंश क्रम और वातावरण दोनों का योगदान है, ठीक, क्रम एवं वातावरण दोनों से मिलकर जो है मानव का विकास होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए इसमें कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, आपको बताना है कि मानव विकास का जो सिद्धांत जिससे संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। पहला सिद्धांत दिया हुआ है आनुक्रमिकता का सिद्धांत, ठीक है। आनुक्रमिकता का सिद्धांत क्या होता है कि जो मानव का विकास है वो एक क्रम में होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले वो लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना सीखता है, स्क्रॉलिंग करता है, और उसके बाद वो पैदल चलना सीखता है। तो एक क्रम में होता है विकास। तो इसका मानव विकास का जो संबंध है वो आनुक्रमिकता के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। उन्होंने संबंधित नहीं है ऐसा उन्होंने पूछा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट। तो देखिए जो मानव विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। कैसे? जैसे पहले बच्चा अपनी पूरी बाजू हिलाएगा, पूरी बांह हिलाएगा, उसके बाद उंगलियों को हिलाना और मुट्ठी बंद करना सीखता हो, ठीक है। इसी तरह से पहले पूरी टांग हिलाएगा, उसके बाद पैर की उंगलियां या पैर चलाना सीखता है। तो पहले सामान्य और उसके बाद फिर विशिष्ट, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है मानव का विकास। तो इससे भी संबंधित है। तीसरा है प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और चौथा है निरंतरता। तो जो मानव विकास है वो निरंतर होता रहता है, ठीक है, तो निरंतरता से भी संबंधित है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिवर्जिबल, यानी कि जो चीज पहले बीत चुकी है वो वापस बाद में दोबारा ऐसी हो जाए, ठीक है। तो मानव का जो विकास है वो प्रतिवर्ती से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार जो चीज गुजर चुकी, यानी अगर एक बार बुढ़ापा आ गया तो दोबारा से जो है जवानी नहीं आ सकती, यानी बचपन नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्रतिवर्ती से संबंधित नहीं है मानव विकास। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उन्होंने ये पूछा है कि मानव का जो विकास है वो किससे संबंधित नहीं है, यानी कौन से सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षक को जो है बच्चे की स्थिति या क्षमताओं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं, यह कथन किसका है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। चलिए ऑप्शन ए सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, अब देखिए विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या विश्वास है आपको बताना है। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। और तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। और चौथा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षार्थियों का जो अनुभव और प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन है वो महत्वपूर्ण होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए चार कथन दिए हुए हैं, आपको चारों कथन बारी बारी से पढ़ने हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ठीक है, तो ये सत्य है नहीं। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, ये भी सही नहीं है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी सत्य नहीं है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हो ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मानव विकास है। अब देखिए मात्रात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, गुणात्मक या ए और बी दोनों, ठीक है, ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटिव
और गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो जो मानव विकास है उसमें मात्रात्मक यानी कि जैसे वृद्धि होती है मनुष्य की जो है, या किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी जीव जंतु की जो जैसे वृद्धि होती है उसके बोलते हैं मात्रात्मक। ठीक है, और गुणात्मक का मतलब होता है जैसे उसका मानसिक विकास। ठीक है, उसमें गुणों का विकास होना, उसे बोलते हैं गुणात्मक। तो जो मानव विकास है, फिलहाल उन्होंने मानव के बारे में बात किया हुआ है, तो मानव जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्योंकि उसमें जो है वृद्धि के साथ साथ, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके जो मानसिक विकास होता है उसके गुणों का भी विकास होता है। तो फिलहाल यहां पर ऑप्शन डी सही करेंगे, ए और बी जो जिसमें दिया हुआ है, यानी ए और बी जो है वो दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, जो प्रचलित योजनाओं का मतलब ये होता है जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, ठीक है, उनमें कोई नई जानकारी जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे आत्मसातकरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो ये आपको बताना है कि जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। ठीक है, चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चों को प्रेरित करने, बच्चों को डांटने, बच्चों को नियंत्रण में रखने। तो देखिए, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगर बच्चे को प्रेरित कर देंगे तो वो जो है प्रोत्साहित होंगे और अपने काम में आसानी से करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, काम में रुचि लेंगे, अध्ययन में जो है ज्यादा रुचि लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा में, देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। अब देखिए, परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती बच्चे के लिए सीखने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। ये भी सही नहीं होगा, जहाँ दंड आ जाए वो तो बिल्कुल सही नहीं होगा। तीसरा है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करते हैं। और चौथा है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न जो है आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन जो आप एग्जाम में इनको देखेंगे तो वहां पर समय जो है बहुत कम होता है और हम पढ़ने में जो है गलती कर देते हैं या जल्दबाजी कर देते हैं, तो उस समय जो प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अभी जो सीटेट का पेपर हुआ है उसमें ये बड़ी समस्या थी कि जो प्रश्न है वो लंबे लंबे थे उनको जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय चला गया। ठीक है, तो इसलिए जो है टीचर्स से या बच्चों से गलतियां हुई। ठीक है, तो इसी तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप पहले से ही इनकी तैयारी करके रखेंगे, ठीक है, तो पहले से इस तरह का प्रश्न आपने देखा होगा तो आप उसको एग्जाम में जो है गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। असंबद्ध भाग का मतलब यह होता है कि बच्चे को जो है उस चैप्टर या कोई भी हम चैप्टर लें बीच में से और बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें, जबकि उससे पहले की जानकारी बच्चे को हम उसके बारे में ना दें, तो तब क्या दिक्कत हो सकती है ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो शिक्षक के कार्य को कठिन एवं शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। दूसरा है, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में कठिन बनाएगा। तीसरा है, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। और चौथा है, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा। अब देखिए, कोई भी चैप्टर हम बीच में से लें किताब का और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें तो उससे बच्चों को जो है समझ में नहीं आएगा, उससे समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, बच्चे को कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में उससे पहले की चीज़ें उसको समझा दें। ठीक है, तब उसको आसानी से चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, कथन था। अब देखिए, ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार पूछा जाता है और यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। तो ये कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा सांख्यिकी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अब देखिए, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है जो व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी निजी राय या निजी सोच हो सकती है। तो देखिए, इसमें आप देखिए कुछ विधि दी हुई है, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो देखिए, जो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है अंतर्दर्शन, इसका मतलब यह है इस विधि में व्यक्ति को अपना आकलन अपने आप करने के लिए बोला जाता है। अंतर्दर्शन में इसमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बिल्कुल सही हों, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि होगी वो अंतर्दर्शन विधि होगी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अंतर्दर्शन का मतलब होता है अपने आप अपना इंस्पेक्शन करना। ठीक है, और व्यक्तिनिष्ठ विधि का मतलब होता है अपनी निजी राय या किसी एक व्यक्ति की निजी राय। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो देखिए, शिक्षार्थियों एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, सभी विकल्प सही हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है? अब देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो छात्र केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। देखिए, ऑप्शंस का क्रम जो है इधर उधर हो जाता है, इसको आप इग्नोर किया कीजिए। तो यहां पर ऑप्शन बी जो तीसरे नंबर पर लिखा है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहां है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जो मनोविज्ञान शाला है वो इलाहाबाद में है। ऑप्शन बी इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि खाली स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें यह पता होगा कि बच्चा पहले से कितना जानता है तो उसको जो है आगे का ज्ञान देने में हमें आसानी होगी। ठीक है, उसको बच्चों को कहां से समझाना है, कितना समझाना है, यह हमें पता चल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आगे से हम जो है अगला चैप्टर बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का लेकर आएंगे, जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।